टॉरिशनल ऑसिलेटर। मरोड़ी या एंड लोलक। नेक्स्ट हेडिंग है मरोड़ी या एंड लोलक। देखिए भी क्या होता है, यानी जब किसी एक चक्की को, कोई भी एक गोलाकार चक्की है इस तरीके से, ठीक है, गोलाकार कोई भी एक चक्की है, जब किसी भी एक चक्की को एक गोलाकार चक्की को दृढ़ आधार से एक धागे की सहायता से बांध दिया जाए तो प्राप्त संरचना क्या कहलाएगी? मरोड़ी या एंड। यानी जब किसी एक चक्की को धागे की सहायता से दृढ़ आधार से बांध दिया जाए तो प्राप्त संरचना क्या कहलाएगी? मरोड़ी या एंड चक्की। अब देखिए क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी। अब क्या करते हैं, इस चक्की को इस तरीके से पकड़ करके कोई भी एंगल से थीटा से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ देते हैं, तो ये इस तरीके से मूव करने लग जाती है ना? समझ रहे हो आप? आपका एक इनर्शियल टेबल होती है अपनी, इस तरीके से प्रैक्टिकल आती है इनर्शियल टेबल वाला। इसमें क्या है कि इस तरीके से एक इनर्शियल टेबल है और इस पे कोई भी आप वेट रखते हैं, वेट रख करके इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से ये ऑसिलेटरी मोशन करने लग जाते हैं। तो ये भी अपने क्या है, मरोड़ी या एंड लोलक बात समझ आती है, ठीक है? तो इसकी हमें क्या याद करना है? एक तो अवकल समीकरण और एक आवर्तकाल। एक तो अवकल समीकरण याद करता है और एक आवर्तकाल याद। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी वृत्ताकार शक्ति को धागे की सहायता से दृढ़ आधार से बांध दिया जाए या बांध कर लटका दिया जाए तो प्राप्त संरचना मरोड़ी या एंड लोलक कहलाती है। मरोड़ी या एंड लोलक कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन। अब हमें क्या करना है? अब क्या करना है अपने को? इसकी अवकल समीकरण क्या करनी है? अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? माना शक्ति को थीटा कोण से विस्थापित देकर या विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया
आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है, तथा प्रत्यानयन बल भी उत्पन्न इस शक्ति को, जैसे मैंने ये ऐसे है और थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया इसको बीटा एंगल से, तो वापस बिल्कुल इधर आएगी, अरे नहीं आएगी क्या, यानी वापस आ रही है, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इक्वल जो भी आघूर्ण क्रिएट होगा वो यहाँ पे प्रत्यानयन बल का कार्य करेगा, ठीक है ना। जो भी आघूर्ण क्रिएट होगा यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा वो इसका कार्य करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स का कार्य करेगा, ठीक है। वो कितना क्रिएट होगा जितना डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे समानुपाती है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो इज इक्वल टू माइनस का सी, ठीक है। अब सी क्या है यहाँ पे, एक समानुपाती माइनस का है, बताइए रिस्टोरिंग फोर्स में आता है, ठीक। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, क्या हो गई समीकरण नंबर, वो ये इस तरीके से घुमा रहे हैं, मतलब ये इस तरीके से घुमा रहे हैं, कोणीय गति हो रही है, क्या हो रही है, एंगुलर में कोणीय गति हो रही है, तो क्या होता है, कोणीय गति में जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, कोणीय गति में आघूर्ण होता है वो क्या होता है, क्लास 11 के अंदर पढ़ के आए हो, कोणीय गति में जो भी आघूर्ण होगा तो वो क्या होता है, पता है क्या, हाँ चलिए, अरे बताओ क्या नाम है, बताओ क्या होता है कोणीय गति, जो टो की वैल्यू होती है, नहीं पता, अरे पढ़ के आए हो आप, टो इज इक्वल टू आई अल्फा नहीं होता है क्या, अरे याद आया क्या, टो इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ये कोणीय गति में होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, ये क्या है समीकरण नंबर, आई यहाँ पे क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, आई यहाँ पे क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे क्या है, यहां से देखिए ये टो की वैल्यू है, वो भी टो की वैल्यू, समीकरण नंबर 1 पर 2 से इत्यादि से, समीकरण 1 पर समीकरण नंबर 2 से क्या होता है, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के सी लिखा है, माइनस के त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन, इसी तरीके से कोणीय त्वरण को हम क्या लिखेंगे, थीटा में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, बात समझ आई क्या, ठीक है। तो अब देखिए यहां से, तो I इज इक्वल टू आई इंटू में डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के सी थीटा है, इतनी बात समझ आ गई क्या। इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के सी थीटा, यहाँ पे आई है, यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या,
और क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c अपॉन i, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बी। ये जो समीकरण आई है, समीकरण नंबर 3, ये क्या कहलाती है, समीकरण नंबर 3 क्या कहलाती है, बताओ क्या कहलाएगी समीकरण नंबर 3? हाँ मतलब क्या बोलेंगे इसको, अरे बोलो, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन है। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 ब्रोडी या एंथनोलन की, ब्रोडी या एंथनोलन की अवकल समीकरण कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। अब क्या करेंगे इस अवकल समीकरण का, क्या करेंगे इस अवकल समीकरण का, एसएचएम इक्वेशन से क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे, इसकी तुलना करवाएंगे एसएचएम समीकरण से, एसएचएम समीकरण से। क्या होती है एसएचएम समीकरण, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, c बटे, या ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई तो क्या निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं, तो आवर्तकाल निकालेंगे। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, या t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बटे, ये जो समीकरण 4 आई है ये क्या कहलाएगी, समीकरण 4 क्या कहलाती है, ब्रोडी या एंथनोलन का, ब्रोडी या एंथनोलन का आवर्तकाल, आवर्तकाल बताइए, भी समझ आ गया क्या, अरे बोलो,